हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 51 फॉर क्लास 10th विज्ञान की ये वर्कशीट है जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 4 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और बच्चों जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 वो हमारा विज्ञान में कंटिन्यू है और उसी को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, ठीक है, उन्होंने मटर के पौधे पर ही क्यों जो है अपनी आनुवंशिकता के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो किए। आज की इस वर्कशीट में हम मेंडल के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल का प्रयोग जो है उन्होंने दो नियम दिए, मेंडल का प्रभाविता का नियम और मेंडल का पृथक्करण का नियम। तो ये दोनों नियम हम इस वर्कशीट में जानेंगे। मेंडल ने मटर के उन पौधों के विकल्पी लक्षणों का उपयोग किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते थे। तो मेंडल ने हमने पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में कौन से गुण थे, कौन से लक्षण थे जो मेंडल ने मटर के पौधे में चुने थे, यानी जिनको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते थे, जैसे लंबा पौधा, बौना पौधा है, गोल बीज हैं या झुर्रीदार बीज हैं। तो ऐसे लक्षण उन्होंने लिए जिनको हम आसानी से पहचान सकते थे। उन्होंने विकल्पी लक्षणों के साथ पौधों का संकरण किया और पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की संततियों का अध्ययन किया और विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के अनुपातों की गणना की। तो उन्होंने क्या किया कि जो पौधे थे उनका आपस में जो है संकरण कराया और जो पहली पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी को हम लिखेंगे F2 पीढ़ी, इनकी संततियों का जो है अध्ययन किया कि किस तरह के गुण जो है पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में मिलते हैं। तो उन्होंने प्रयोग जो है किस तरह से किया, मेंडल के प्रयोग तो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मेंडल ने सावधानी पूर्वक कुछ परीक्षण किए, वे आनुवंशिकता अथवा माता पिता के गुण उनके वंशज तक कैसे पहुंचते हैं इस रहस्य का अनावरण किया। मेंडल ने यह अवलोकन किया कि उसके बगीचे में लगे मटर के पौधों के गुण उनके माता पिता के गुणों का मिश्रण नहीं है, यानी जो पौधे उसके जो लगे हुए हैं बगीचे में मटर के पौधों के गुण उनके जो माता पिता हैं, यानी उन्होंने जो बीज पहले लिया था, जिस तरह से पौधों का संकरण कराया था, उनकी तरह नहीं है, उनका मिश्रण नहीं है, ठीक है। यानी उदाहरण के लिए एक लंबे पौधे और छोटे पौधे की अगली पीढ़ी के पौधे या तो वो लंबे ही होंगे या वो कैसे थे, छोटे ही हैं, उनमें से कोई भी मध्यम कद का नहीं था। इसका मतलब क्या है कि दोनों का मिश्रण जो है उसको नहीं मिला। इन परिणामों ने उसे आगे और गहन अध्ययन करने को प्रेरित किया। उसने मटर के पौधे के साथ अपने परीक्षण को करना निश्चय किया ताकि वह जान पाए कि यह गुण किस प्रकार अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। मेंडल ने लगभग 30,000 मटर के पौधों पर अगले कुछ वर्षों तक परीक्षण जारी रखे। मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए, एक लिया उसने जो है बैंगनी, जिसके फूल कैसे थे, बैंगनी रंग के, और दूसरा जिसके फूल थे सफेद रंग के। दोनों के बीच पर परागण द्वारा संकरण कराया गया। अब यहाँ पर ये पर परागण क्या है, पर परागण होता है कि जब एक फूल के परागकण, ठीक है ना, तो क्या है, एक फूल के परागकण जो है वो वायु, कीट, जल, इन सब के द्वारा किसी दूसरे फूल के स्त्री केसर के जो वर्तिकाग्र है, ठीक है ना, अपने फूल का चित्र पड़ा हुआ है, तो दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। तो ये जो है किन्हीं 2 फूलों के बीच में होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, पर परागण। तो पहले उसने क्या किया, पर परागण द्वारा संकरण कराया। तो अगली पीढ़ी जो है F1, उसमें क्या हुआ, सभी पौधों में बैंगनी रंग के फूल प्राप्त हुए। उसको सारे फूल कैसे मिले, बैंगनी रंग के। परंतु जब उनका संकरण स्वपरागण द्वारा कराया गया, अब ये स्वपरागण क्या है, तो स्वपरागण होता है जब एक ही फूल है, ठीक है ना, एक ही फूल है और उसके जो परागकण है वो परिपक्व होकर उसी फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। यानी ये एक ही फूल के परागकण और एक ही फूल का क्या होगा, स्त्री केसर होगा। तब क्या होगा, तब जो है स्वपरागण होता है। और अगर एक फूल के परागकण दूसरे फूल के स्त्री केसर पर पहुंचते हैं तो वो पर परागण होता है। दूसरी पीढ़ी में प्राप्त करने के लिए मेंडल ने स्वपरागण किया। तो दूसरी पीढ़ी में मिला कि 3 भाग तो जो है वो बैंगनी फूल हैं और 1 भाग सफेद फूलों का मिला, जिनका लगभग अनुपात कितना था बच्चों, 3:1 का अनुपात था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरह से जो है क्रॉस दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है बैंगनी रंग के फूल हैं, ये सफेद रंग के फूल हैं, दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। तो दोनों से जो पहली पीढ़ी मिली वो कैसी मिली, सारे फूल कैसे थे, बैंगनी रंग के फूल थे। जब बैंगनी रंग के फूल जो है, ये जो यहाँ पर फूल थे, इनका आपस में स्वपरागण कराया गया
ठीक है, तो कैसे मिले? अगली F2 जो पीढ़ी थी उसमें 3 जो है भाग वो कैसे थे? बैंगनी रंग के थे, और एक भाग जो है वो सफेद रंग के फूल थे। यानी यहाँ पर अनुपात कितना मिला? यहाँ पर अनुपात जो था वो 3:1 का अनुपात जो है मिला। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेंडल का प्रभाविता का नियम। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम यहाँ पर क्या कहता है? इसको हम मेंडल का शुद्धता का नियम भी कह सकते हैं बच्चों। प्रभाविता का नियम यानी मेंडल का शुद्धता का नियम। अब देखिए, मेंडल द्वारा प्रस्तावित प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जब विषम युग्मजी और समयुग्मजी क्या होते हैं? आपको बेटा ये टर्म्स जो है याद करनी जरूरी है, पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। अगर आपको ये टर्म्स ही नहीं पता होंगी तो आप ये क्वेश्चन जो है लर्न नहीं कर सकते। तो देखिए, विषम युग्मजी और समयुग्मजी क्या होते हैं? तो यहाँ पर प्रभाविता का नियम कहता है कि जब विषम युग्मजी यानी जब समरूप जोड़ी में 2 गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। हमने पढ़ा था कि गुणसूत्रों के ऊपर क्या होते हैं? जीन होते हैं, और वो जीन जो है हमेशा जोड़े में होते हैं। अब देखिए, विषम युग्मजी जीन क्या है? यहाँ पर क्या होंगे? एक तो मान लीजिए हम जो लंबे पौधे हैं उसके लिए जो जीन है वो कैसा है? वो टीटी है। हमने क्या कहा? वो जोड़े में होते हैं। तो ये हमने क्या कहा? ये है टीटी। तो ये हो गया समयुग्मजी। ओके ना, दोनों समान है टीटी, तो ये क्या हो गया? समयुग्मजी। लेकिन एक बड़ा टी और एक छोटा टी। अब ये क्या हो गया? ये हो गया विषम युग्मजी। ध्यान रखेंगे बेटा, ये समयुग्मजी है, ये विषम युग्मजी है। समयुग्मजी, अब ये देखिए बौने पौधे के लिए अगर हम 2 इस तरह से दिखाते हैं तो ये भी समयुग्मजी है। ओके, लेकिन एक जो है अलग होगा और दूसरा जो अलग होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम विषम युग्मजी कहेंगे। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रभावी होता है तथा एक अन्य अप्रभावी। यानी इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी हमने लिखा, तो इसमें ये जो है ये प्रभावी होगा और ये अप्रभावी होगा। प्रभावी और अप्रभावी का मतलब क्या है? प्रभावी यानी जो अगली पीढ़ी में अपने आप को व्यक्त कर पाएगा वो क्या होगा? वो प्रभावी होगा। और जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएगा वो अप्रभावी होगा। वो अगली पीढ़ी में जाएगा जरूर, लेकिन खुद को व्यक्त नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? अप्रभावी लक्षण होगा। परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? परस्पर जो है विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच क्या कराया गया? संकरण। परस्पर विरोधी मतलब एक लंबा है तो एक बौना है, तो उनकी संतति में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। वह अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है और उसी तरह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। यह प्रभावी लक्षण तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जब वंशज के समान रूप के 2 प्रभावी लक्षण जो है पाए जाते हैं। तो बेटा इसको जो ये पैराग्राफ है इसको हम अभी क्रॉस से जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब क्रॉस से जब मैं आपको करवाऊंगी तब आपको ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? जो लक्षण अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं, जैसे गोल बीज, बैंगनी रंग के फूल। अप्रभावी लक्षण क्या है? वह लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते वो क्या होंगे? वो अप्रभावी लक्षण होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे मेंडल का पृथक्करण का नियम यानी एक संकर क्रॉस। तो मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है, यानी जब एक जीव अपने जो है जनन के द्वारा अपने जो गुण है उनको अपनी अगली पीढ़ी में भेजता है, तो उसके वंशज अपने माता व पिता दोनों से उस गुण का एक लक्षण प्राप्त करते हैं। यानी माता और पिता दोनों जो है जनन के द्वारा जब नया जो युग्मक बनता है उसमें अपने लक्षणों को भेजते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो संतान है दोनों के लक्षण उससे प्राप्त करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल पिता से लक्षण प्राप्त किए हैं या माता से लक्षण प्राप्त किए हैं, दोनों से ही लक्षण जो है वो प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है? लक्षण के जो है जैसे एक जो है वो एक जो गुण होगा, एक लक्षण जो है माता से प्राप्त होगा और एक लक्षण जो है वो किससे प्राप्त होगा? पिता से प्राप्त होगा। ओके, उसी के आधार पर अब जो लक्षण प्रभावी होगा वो गुण जो है किसमें दिखेगा? बच्चे में जो है वो गुण दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पिता का लक्षण जो है वो प्रभावी है और माता का लक्षण प्रभावी नहीं है, तो
जो युग्मक होगा उसमें लक्षण तो दोनों के हैं, लेकिन जो प्रभावी है वही जो है नई संतान में वहां पर व्यक्त हो रहा है। अब यहाँ पर मेंडल ने यह नियम प्रतिपादित किया कि जब उसने देखा कि दो विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे में संकरण कराया गया तो जो वंशज उत्पन्न हुए उनमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुआ। वही मैं आपको बता रही हूँ, लक्षण तो होगा दूसरा भी, लेकिन एक्सप्रेस वही होगा, व्यक्त वही होगा जो प्रभावी होगा। और उससे अगली पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही प्रकार के लक्षण वो जो है 3:1 के अनुपात में प्रदर्शित हुए। ठीक है, तो आइए बेटा अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण यहाँ से आप यहाँ से लिखेंगे। प्रभावी और अप्रभावी यानी जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो नहीं कर पाता उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पृथक्करण के नियम को दिखाने के लिए एक संकर क्रॉस का चित्र बनाइए। तो पृथक्करण को किस तरह से हम दिखा सकते हैं, कैसे जो जीन है वो अलग अलग होते हैं, लक्षण अलग अलग होते हैं, उसके लिए हमें एक संकर क्रॉस का चित्र बनाना है। एक संकर क्रॉस यानी एक संकर क्रॉस का मतलब क्या है कि एक ही गुण के साथ एक गुण को हम स्टडी करेंगे एक बार में। ऐसा नहीं है कि हम एक से ज्यादा गुण को हम स्टडी करेंगे, एक ही गुण का अध्ययन करते हुए हमें एक क्रॉस जो है वो बनाना है। तो आइए बेटा बना लेते हैं इसको और समझ लेते हैं। तो ये है बच्चों एक संकर क्रॉस। एक संकर क्यों बोला, हमने एक ही गुण को लिया है यानी हाइट के गुण को लिया है, केवल लंबे और बौने पौधे। ये बात क्लियर हो गई कि ये एक संकर क्रॉस कैसे है कि एक ही गुण को हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा, अब ये हमारा पैतृक पौधा है, ये लंबा पौधा, ये बौना पौधा। लंबा पौधा हमने किससे दिखाया, लंबे पौधे के जो लक्षण है वो टी है यानी उसके अंदर ये जीन है, और बौने पौधे के अंदर ये वाले जीन है, स्मॉल टी वाले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यानी ये जो जीन है जब नई संतान उत्पन्न होती है, नई पीढ़ी आती है, तो उसमें जो है सबसे पहले क्या होगा, जो जीन है उनका विभाजन शुरू होगा। तो विभाजन में ये टी अलग हो गई, ये टी अलग हो गई। अब जब युग्मक बनेगा, ठीक है, तो युग्मक बनेगा तो यहाँ हमारे पास ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ से बनने की, वो पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पर दिखा दी। पॉसिबिलिटीज क्या है, ये जो है, ये मान लीजिए ये हमारे पास जो पैतृक पौधा है यहाँ पर ये लंबे हैं और ये बौने हैं। तो लंबे में देखिए टी है, तो ये टी जो है इस टी के साथ क्रॉस कर सकता है, मे बी ये टी इसके साथ भी कर सकता है, इसी तरह ये टी दोनों के साथ कर सकता है। तो हमने जब सबको जो है सारी जितनी भी संभावनाएं थी वो सारी यहाँ पर करी, तो हमें क्या मिला कि सारे पौधे जो हैं वो कैसे हैं, लंबे पौधे हैं। क्यों है लंबे, क्योंकि ये देखिए टी आया सब में। अब इसके अंदर जो ये टी है, ये कैपिटल टी, ये कैसा लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है। ठीक है, और ये जो टी है ये कैसा है, ये अप्रभावी है। अब प्रभावी लक्षण वो क्या करेगा, खुद को व्यक्त करेगा, इसीलिए सभी पौधे कैसे हो गए, सभी पौधे लंबे हो गए। अब यहाँ पर आप ये तो नहीं कह सकते कि स्मॉल टी जो है वो अगली पीढ़ी में गया नहीं, अगली पीढ़ी में तो गया लेकिन खुद को व्यक्त नहीं कर पाया। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल क्लियर समझ गए हो बेटा। ये एक और क्वेश्चन आपका आगे आएगा, उसका आंसर भी यहीं से होगा। तो ये जो है हो गया। अब अगर हम यहाँ पर P2 देखें यानी अगली जो जनरेशन है वो देखें, तो हमने क्या किया, ये तो हो गया यहाँ पर परपरागण। अब हम करा रहे हैं स्वपरागण, ये स्वपरागण है। मैंने अभी आपको बताया ना स्वपरागण और परपरागण क्या है, ये स्वपरागण के थ्रू हम कराएंगे। तो इसमें देखिए ये लंबा पौधा अब हमने कौन सा लिया, टी वाला, ये भी लंबा पौधा है। फिर से इसी तरह विभाजन हुआ, तो सारी जितनी पॉसिबिलिटी संभावनाएं थी वो हमने लिखी। तो यहाँ पर लिखी, तो देखिए यहाँ पर टी और ये ऐसे दो टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो अब संभावनाएं, और एक शुद्ध बोना पौधा। तो ये हमें यहाँ पर संभावनाएं मिली। अब यहाँ पर देखिए ये शुद्ध लंबा पौधा है, ये शुद्ध बोना पौधा है। बोना पौधा कैसे, इसमें स्मॉल टी है। ये शुद्ध लंबा कैसे, इसमें दोनों कैपिटल टी हैं। ये संकर लंबा पौधा यानी इसके अंदर जो है क्या है कि दोनों तरह के जीन हैं, एक कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, लेकिन कैपिटल टी प्रभावी है। तो यहाँ पर समलक्षणीय अनुपात क्या मिला हमें, 3 लंबे पौधे और 1 बोना पौधा। समलक्षणीय अनुपात क्या होते हैं कि वो देखने में कैसे हैं, देखने में 3 लंबे हैं और 1 बोना है। समजीनी अनुपात क्या है कि उनके अंदर जीन कैसे हैं।
अब उनके अंदर जीन जो है, एक के अंदर तो जीन ये हैं, 2 के अंदर जीन ये हैं और तीसरे के अंदर जीन ये हैं। तो 3 टाइप के जीन हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो इसीलिए अनुपात क्या हुआ, यहाँ से अनुपात देखेंगे ना, यहाँ से 1, फिर 1 1 ये हो गया 2 और 1 ये, तो अनुपात कितना आ गया 1:2:1 का यहाँ पर समजीनी अनुपात आपको मिलेगा। तो आपको ये वाला क्रॉस जो है इस क्वेश्चन में बना देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विषम युग्मजी को परिभाषित कीजिए। यहां से बच्चों इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। विषम युग्मजी क्या होता है, एक स्थिति जिसमें किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले दोनों जीन भिन्न या असमान हो। उदाहरण के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या है, ये विषम युग्मजी अवस्था है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। मैं आपको समझा चुकी हूं कि लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है लेकिन व्यक्त नहीं, तो इसको आप लिखेंगे कैसे। तो बेटा यहां से आप इसका आंसर लिख दीजिए, लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं। ऐसा हम मेंडल जो है, ये मेंडल है, मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग के आधार पर बता सकते हैं। जब मेंडल ने सभी लंबे पौधों का छोटे पौधों में संकरण कराया तो पाया कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हैं, यानी छोटे पौधे का गुण वंशानुगत तो हुआ है लेकिन वह खुद को व्यक्त नहीं कर पाया। और जब F2 पीढ़ी में देखा तो सभी लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे मिले। तो ये जो है आंसर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। और अगर आप और अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना चाहते हो तो ये क्रॉस जो है वो भी आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है, जो कि काफ़ी इजी है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।